हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूचकांक पर बात करने वाले हैं। सूचकांक पर पहले ही 2 वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में सूचकांक किसे कहा जाता है और सूचकांक के उपयोग क्या है इसके बारे में चर्चा की गई है, और दूसरे वीडियो में सूचकांक की सीमाओं के बारे में बात की गई है। आज के इस वीडियो में हम एक सूचकांक को बनाते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य रूप से आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सूचकांक काम में आता है। हम किसी भी बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो भी सूचकांक काम आता है। इस कारण सूचकांक बनाते समय पर्याप्त सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा सूचकांक गलत होगा तो उस सूचकांक के आधार पर जो हम नीतिगत निर्णय लेंगे वो भी हमारे गलत होने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सूचकांक बनाते समय किन किन सावधानियों को रखा जाना चाहिए। हमने बोर्ड पर पहले से ही मेंशन कर दिए कि सूचकांक बनाते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, ताकि हम कम समय में अपनी ज्यादा बात कह पाए। तो पहले देखिए, सूचकांक बनाते समय पहले सूचकांक के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि किस उद्देश्य से सूचकांक बनाया गया है। अगर हम श्रमिकों के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक बना रहे हैं तो हमको सूचकांक बनाते समय उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को काम में लेना चाहिए जो कि श्रमिकों के द्वारा यूज की जाती है। अगर हम उस सूचकांक में आटा है, तेल है, घी है, मसाले हैं, चीनी है, गुड़ है, इनके कीमत को काम में लेते हैं जो कि श्रमिकों के द्वारा यूज की जाती है, तो हमारा सूचकांक सही बनेगा। पर यदि उसी सूचकांक में हम एसी का क्या रेट है, कार का रेट क्या है, फ्रिज का क्या है, टीवी का क्या है, मोपेड का क्या है, स्कूटी का क्या है, अगर उन मूल्यों को शामिल करेंगे तो वह सूचकांक श्रमिकों के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक से अलग होगा। तो सबसे पहले कोई भी सूचकांक बनाते हैं तो उसका उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए कि किस उद्देश्य से सूचकांक बनाया जा रहा है। अगर हमको मान लीजिए निर्यात करना है तो हमको कॉस्टिंग देखनी है, तो हम वहां पर उसमें कच्चे माल का मूल्य, फैक्ट्री की लागत, श्रमिकों की लागत, इन सबको शामिल करते हुए सूचकांक बनाएंगे तो वह सूचकांक हमारे लिए उपयोगी होगा। अगर हमको बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेने हैं तो ऐसी स्थिति में हम फैक्ट्री के मूल्य ले सकते हैं, पर अगर हमको रिटेल से बात करनी है तो हमको रिटेल के मूल्य ही लेने होंगे। अर्थात सूचकांक बनाते समय सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि सूचकांक बनाने का उद्देश्य क्या है। अगर सरकार को कीमतों में होने वाले परिवर्तन को देखना है तो थोक मूल्य सूचकांक सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, पर अगर जीवन निर्वाह सूचकांक है या और अन्य किसी प्रकार के सूचकांक है तो जिस उद्देश्य से बनाए गए उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूचकांक बनाए जाने चाहिए। दूसरी चीज है कि वस्तुओं का चुनाव। सूचकांक बनाते समय सामान्य रूप से सारी वस्तुओं को नहीं लिया जाता है, वरन कुछ ही वस्तुओं को लेकर उनके आधार पर सूचकांक बनाया जाता है। जैसे जीवन निर्वाह सूचकांक बनाया जाता है तो जीवन निर्वाह की सारी वस्तुओं को नहीं लेकर कुछ ही वस्तुएं, जैसे कपड़े का रेट है, जो उपभोक्ता वस्तु की मेन रेट है, बिजली का रेट है, पानी का रेट है, इनको लेकर सूचकांक बनाया जाता है। तो सूचकांक में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किन वस्तुओं का चुनाव किया जाना चाहिए, किस वस्तु का हम चुनाव करें, किसका नहीं करें। तो सामान्य रूप से जिस वर्ग के लिए सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है उस वर्ग के द्वारा जो वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है उन वस्तुओं को सूचकांक बनाते समय काम में लेना चाहिए, तो हमारा सूचकांक वास्तविकता के अधिक निकट होगा। और अगर हम जो वस्तुएं उपभोग में नहीं ली जा रही है उन वस्तुओं की भी कीमतों को शामिल करके हम सूचकांक बनाएंगे तो हमारा जो सूचकांक होगा वो काल्पनिक होगा। तो वस्तुओं का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुएं प्रतिनिधि व लोकप्रिय होनी चाहिए। अर्थात सपोज कीजिए हम जो सैलरी क्लास है, जो मीडियन सैलरी क्लास है या जो मध्य वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी है, उनके बारे में सूचकांक बना रहे हैं तो सामान्य रूप से उनके द्वारा जो उपभोग किया जाता है, उनके द्वारा 2 व्हीलर यूज लिया जाता है, उनके द्वारा अनब्रांडेड कपड़े पहने जाते हैं, उनके द्वारा जो सब्जियां हैं वो बड़ी सब्जी मंडी से खरीदी जाती है। यानी ऐसी चीजों को हम लेवें जो उनके बीच में लोकप्रिय हो, तो हमारा जो सूचकांक है वो वास्तविकता के निकट होगा। अगर हम श्रमिकों के लिए सूचकांक बना रहे हैं तो श्रमिक सामान्य रूप से क्या करते हैं, अनब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं, अपने पास के किराने की दुकान से वस्तुएं खरीदते हैं,
तो अगर हम श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह सूचकांक बना रहे हैं तो जहां श्रमिक रह रहे हैं वो किन किन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि श्रमिकों का सूचकांक है, अधिकतर श्रमिक है ना सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं, तो अगर उनका जीवन निर्वाह सूचकांक बनाया जा रहा है और वो बीड़ी रोज पीते हैं, गुटखा रोज खाते हैं, तो उनकी कीमतों को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। हालांकि नैतिक दृष्टि से ये हम कह सकते हैं कि ये खाना गलत है या अच्छा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम उनका जीवन निर्वाह सूचकांक की बात कर रहे हैं तो हमको उन्हीं वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो कि उनके द्वारा उपभोग की जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो वस्तुएं हम लेते हैं वो सरलता से पहचानने योग्य होनी चाहिए। आसानी से पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की वस्तुएं कंजप्शन उनके द्वारा उपभोग मिली जा रही है, उन्हीं वस्तुओं को हमको शामिल करना चाहिए। अगर ऐसी वस्तुएं हम उसमें शामिल कर लेंगे जो कि उनके द्वारा उपभोग नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सूचकांक आएगा वो गलत होगा। और तीसरी चीज ये है कि जो वस्तुएं हैं वो सजातीय भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक वस्तु का वेट आ रहा है, जैसे हम मान लीजिए फलों के बारे में सूचकांक बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एप्पल का तो किलो में ले रहे हैं, मौसमी का किलो में ले रहे हैं, केले का हम ले रहे हैं तो दर्जन के अंदर ले रहे हैं, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी का ले रहे हैं तो एक एक पैकेट के रूप में ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सूचकांक होगा वो डिफरेंट बन जाएगा। तो हमको जो वस्तुएं हैं वो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सजातीय भी हो। जैसे हम अनाज का सूचकांक बना रहे हैं तो गेहूं है, जौ है, चावल है, चना है, ये सजातीय वस्तुएं वहां कहलाएगी। पर एक हम गेहूं का ले रहे हैं, एक कार का मूल्य ले रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर का मूल्य ले रहे हैं, एक दूध का मूल्य ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सूचकांक बनाएंगे वो उन वस्तुओं में वह सजातीय वस्तुएं नहीं कहलाएगी। तो हमको वस्तुओं का चुनाव करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज, वस्तुओं की संख्या कितनी ली जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले से ही कहा है कि सूचकांक बनाते समय हम सारी वस्तुओं को नहीं लेकर कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं के आधार पर ही सूचकांक की गणना करते हैं। आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें खूब सारी कंपनियां हैं, पर जो शेयर सूचकांक है वो 30 कंपनियों का मूल्य ऊपर नीचे होता है, उसके आधार पर सूचकांक का मूल्य होता है। पर वहां आप देखिए कि अगर शेयर सूचकांक आज बढ़ता है, उन 30 कमोडिटीज का रेट बढ़ने की वजह से सूचकांक बढ़ा, तो हम देखेंगे कि बाकी 500 जो कंपनियां हैं उनके भी शेयर के मूल्य में वृद्धि होती है। यदि कभी शेयर सूचकांक गिरता है, उन 30 कमोडिटी है उसके आधार पर यह देखा जाता है कि शेयर सूचकांक आज इतना गिर गया। पर हम अगर उसी समय हम ये ऑब्जर्व करें कि बाकी 250 या 300 कंपनियों का जो और रेट हमारे सामने आ रहा है, तो हम देखेंगे कि अधिकतर उनमें उन वस्तुओं का भी रेट, उन शेयरों का भी रेट गिरता हुआ होता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि संख्या कितनी ली जाए। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास समय कितना है, क्योंकि हम सूचकांक बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत श्रम लगता है, बहुत अधिक पैसा भी खर्च होता है, समय लगता है, पैसा खर्च होता है, श्रम लगता है। तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास उस सूचकांक को बनाने के लिए बजट कितना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का चयन करना चाहिए। और वस्तुओं की संख्या प्राय जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही सूचकांक वास्तविकता के निकट होगा। पर बहुत ज्यादा अगर हम वस्तुएं शामिल कर लेंगे तो हमको एक तो बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हमारा श्रम भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो इन श्रम, समय और उपलब्ध संसाधन, इनको ध्यान में रखते हुए हमको वस्तुओं की संख्या को डिसाइड करना होता है। इसके बाद में वस्तुओं का वर्गीकरण भी करना चाहिए। अगर हम जैसे कीमत ले रहे हैं तो हमने थोक वस्तुओं की कीमत ली है, तो थोक वस्तुओं की कीमतों में हमने कपड़े की कीमत भी ली है, उसके बाद अनाज की कीमत भी ली है, पेट्रोलियम पदार्थों की भी कीमत ली है और इसके अलावा गिफ्ट आइटम की भी कीमत ली है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल अगर सूचकांक बनाना है तो भी बन जाएगा। और हमको क्षेत्र विशेष जैसे कपड़ा उद्योग के लिए बनाना है तो वो अलग हमारी कीमतें हैं, या अनाज का अलग बनाना है तो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको वस्तुओं का वर्गीकरण भी अच्छे से करना चाहिए ताकि हम ओवरऑल सूचकांक बनाना चाहें तो भी निकल जाए और एक क्षेत्र विशेष का सूचकांक बनाना चाहें तो वह भी निकल जाए। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है सूचकांक बनाते समय कि प्रतिनिधि कौन सा मूल्य लिया जाए। देखिए बाजार में बहुत सारे मूल्य प्रचलित होते हैं,
फैक्ट्री दर अलग होती है, मार्केट की रेट अलग होती है, थोक मूल्य रेट अलग होती है, रिटेलर की रेट अलग होती है। तो इनमें से कौन सा मूल्य लिया जाए सूचकांक को शामिल करते समय? अगर हम रिटेलर की रेट लेंगे तो कीमत वृद्धि बहुत ज्यादा आ जाएगी, फैक्ट्री रेट लेंगे तो कीमतों में बहुत कम परिवर्तन नजर आएगा। तो इसका सूचकांक बनाते समय प्रतिनिधि मूल्यों का चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य रूप से प्रतिनिधि मूल्यों का चुनाव करते समय सूचकांक के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि किस उद्देश्य से सूचकांक बनाया गया है। अगर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन देख रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी का कीमत स्तर में परिवर्तन को देख रहे हैं, तो वहां थोक मूल्य सूचकांक का थोक मूल्यों को प्रयोग करना ज्यादा ठीक रहेगा। पर यदि हम जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक देख रहे हैं तो हमको रिटेल मूल्य को वहां पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिनिधि मूल्यों को चयन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि मूल्य के कौन कौन से प्रकार है, उसको हमको ध्यान में रखकर मूल्य का चयन करना पड़ेगा। मूल्य के प्रकार में हम ये देख सकते हैं कि मूल्य हम किस प्रकार का लें, थोक मूल्य लें, फैक्ट्री का मूल्य लें, या जो शहर में सुपर स्टॉकिस्ट है उसका मूल्य लें, या लोअर स्टॉकिस्ट का मूल्य लें, या हम हमारी कॉलोनी का मूल्य लें, या जो शहर की बड़ी दुकान है उसका मूल्य लें। तो सबसे पहले हमको मूल्य के प्रकार की बात होगी। दूसरा, मूल्य किस रूप में व्यक्त किया जाता है? मूल्य दो रूप में व्यक्त किया जाता है, एक तो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक वस्तु के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मुद्रा के रूप में चीनी है 38 रुपीज किलो है, केले हैं 30 रुपीज किलो है, एप्पल 100 रुपीज केजी है। ये मूल्य जो है वो मौद्रिक मूल्य के रूप में कहते हैं। दूसरा मूल्य वस्तु के रूप में हो सकता है, जैसे 1 रुपए का 4 किलो नमक है, 1 रुपए के 2 केले हैं, ये वस्तु के रूप में। 1 रुपए का 1 मैंगो है, 1 रुपए के 50 अंगूर हैं। तो ये जो वस्तु के रूप में मूल्य है, तो इनमें से किस मूल्य को लिया जाए ये भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मौद्रिक रूप में मूल्य लेना है या वस्तु के रूप में मूल्य लेना है। तीसरी चीज हमको ये देखनी पड़ेगी कि मूल्य प्राप्ति का स्थान क्या है। मूल्य प्राप्ति जो है वो कहां से ली गई है? फैक्ट्री के यहाँ से मूल्य लिया गया है, या जहां से कच्चा माल अवेलेबल होता है वहां से मूल्य लिया गया है, या बाजार जो पूरे स्टेट का या पूरे राज्य का जो अधिकतम बिक्री वाला केंद्र है वहां से मूल्य लिया गया है, या जिले का जो होलसेलर है उससे मूल्य लिया गया है। किस स्थान से मूल्य लिया गया है? ग्रामीण स्थान पर मूल्य अलग होता है। आप अनाज की बात करेंगे तो अनाज के आप खेत में मूल्य अलग होता है, मंडी में आ जाता है तो मूल्य अलग हो जाता है, और वही किसी दुकान पर पहुंच जाता है तो मूल्य उसका अलग हो जाता है। और वही अनाज अगर आटा चक्की वाले के पास या हमारी कॉलोनी में कोई विक्रेता ले रहा है तो उसका मूल्य अलग हो जाता है। तो हमको ये मूल्य प्राप्ति का स्थान भी देखना होगा। अगली बात देखिए, मूल्य प्राप्ति का साधन। किस साधन से मूल्य आपने प्राप्त किया? एक ही हो सकता है कि हम खुद जाकर उसका मूल्य प्राप्त करें, जैसे किसी वस्तु के बारे में मूल्य का पता करना है तो हम खुद जाएं, या हमारे किसी विश्वसनीय आदमी को भेजकर मूल्य प्राप्त करें जो कि निष्पक्ष हो और विश्वसनीय हो, उससे हम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कोई स्थानीय व्यवसायी है उससे हम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं कि किस वस्तु का क्या मूल्य है। सामान्य रूप से वो सारी वस्तुओं का विक्रय करता है तो उसके पास हर वस्तु का मूल्य हो जाता है। इसके अलावा सरकार के स्रोत हैं जिनसे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी बहुत सारी एग्रीकल्चर उत्पाद का दिया जाता है, उसके माध्यम से हम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, कोई एनजीओ है, वो भी समय समय पर मूल्य प्रकाशित करती है या मूल्य के बारे में डिस्कशन करती है, उनका मूल्य ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, समाचार पत्र में मूल्य छपते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे समाचार पत्र में प्रतिदिन किस वस्तु का क्या मूल्य रहा है, आज गुड़ का क्या रेट रहा, चीनी का क्या रेट रहा है, देसी घी का क्या मूल्य है, तेल का क्या मूल्य है, अनाज किस भाव पे, गेहूं किस रेट पर बिका, चना किस रेट पर बिका, इसके मूल्य भी प्रकाशित होते हैं। तो उसको हम यूज कर सकते हैं समाचार पत्र को। इसके अलावा जो रेडियो पर है भी मूल्य कई बार बताए जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं में मूल्य छपते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मूल्य प्राप्ति का साधन कौन सा है। हमारा विश्वसनीय जो आदमी है वो साधन है, या शहर का दुकानदार साधन है, या सरकार के द्वारा जो समय समय पर
वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है वो हमारा साधन है, या जो अर्ध से सरकारी संस्थान है वो हमारा साधन है, या आकाशवाणी है, या टीवी पर जो मूल्य है, या पत्र पत्रिकाओं में छपा है, अखबार में छपा है, वो हमारा साधन है। और इसके अलावा देखिए मूल्य प्राप्ति की आवृत्ति क्या है। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो दैनिक आधार पर छपते हैं, कुछ साप्ताहिक आधार पर होते हैं, कुछ मासिक आधार पर होते हैं, कुछ वार्षिक आधार पर होते हैं। तो हमको उसकी आवृत्ति को भी ध्यान में रखना होगा। सामान्य रूप से अगर मान लीजिए हम सब्जियों का सूचकांक निकाल रहे हैं तो हमको उन सब्जियों में दैनिक परिवर्तन होता है, रोज का रोज रेट चेंज होता है, तो वहां हमको दैनिक मूल्यों को एनालिसिस करना पड़ेगा। पर अगर हम किराने की वस्तुएं देखें तो साप्ताहिक आधार पर उनका मूल्य देख सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका मासिक आधार पर देख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में परिवर्तन है, ब्याज दर में परिवर्तन है, तो त्रैमासिक आधार पर परिवर्तित होती है, तो उस हिसाब से भी हम उसको चेक करेंगे। इसके अलावा देखिए अगला होता है आधार वर्ष का चयन करना है। आधार वर्ष किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए कई बार होता है बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाती है, सुनामी आ जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, कोई युद्ध आ जाता है, कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। तो ऐसे वर्ष को आधार वर्ष के रूप में चयनित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आधार वर्ष के रूप में हम चयनित कर लेंगे तो अगले वर्ष में जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी चर्चा करी कि मान लीजिए किसी वर्ष है, मान लीजिए इस वर्ष फैक्ट्री ए में प्रोडक्शन हुआ 100 क्विंटल का ही हुआ, क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से 10 महीने इस फैक्ट्री में कार्य बंद रहा। अब यहां इसको हम 100 मान ले, ए फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ 10,000 मेट्रिक टन, और अगले साल इसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए 50,000 मेट्रिक टन, क्योंकि सामान्य रूप से था। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि सूचकांक में 5 गुना परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमने जो बेसिक वर्ष माना वो कोरोना से पीड़ित वर्ष था, कोरोना से संक्रमित वर्ष था, तो इस वजह से वो सामान्य वर्ष के रूप में नहीं है। तो आधार वर्ष का चयन करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आधार वर्ष में बहुत ज्यादा ऊंचा वचन नहीं हो। बाढ़ ऊंचा वचन हो सकते हैं, बाढ़ की वजह से हो सकते हैं, अकाल की वजह से हो सकते हैं, सूखे की वजह से हो सकते हैं, कोई युद्ध की वजह से हो सकते हैं, कोई महामारी की वजह से हो सकते हैं, कोई तूफान की वजह से हो सकते हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं। तो हमको आधार वर्ष का चयन करते समय यह ध्यान रखना होता है कि आधार वर्ष सामान्य हो, यानी उसमें बहुत ज्यादा उच्च वचन नहीं हो। इसके अलावा देखिए सूचकांक बनाते समय एक माध्य का चुनाव करना भी एक समस्या होती है। सूचकांक समांतर माध्य से निकल सकता है, मध्यका से निकल सकता है, बहुलक से निकल सकता है। इसके अलावा गुणोत्तर माध्य से भी सूचकांक निकाला जाता है। तो सामान्य रूप से हमको ये देखना होगा कि सूचकांक बनाते समय किस माध्य का चयन किया जाता है। माध्य ऐसा होना चाहिए जो हम जिस उद्देश्य से हम सूचकांक बना रहे हैं उस उद्देश्य से रिलेटेड माध्य होना चाहिए। सामान्य रूप से जो माध्य में कमियां होती है वही कमियां हमारे सूचकांक में आने की संभावना होती है। इस कारण से सूचकांक में माध्य का चुनाव करते समय बहुत ही अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके अलावा देखिए एक भारांकन भी है। सूचकांक बनाते समय भार देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वस्तुओं को समान भार नहीं दिया जा सकता। हम जितनी इलायची खरीदते हैं, जितना हम आटा खरीदते हैं, उतनी हम इलायची नहीं खरीदते हैं। जितना हम मिर्ची, धनिया और हल्दी खरीदते हैं उतना हम गरम मसाला नहीं खरीदते हैं। अर्थात हमारे बजट में हर वस्तु का अलग अलग भार होता है। नमक हम पूरे एक महीने में 1 किलो ही खा पाते हैं, पर चीनी 5 किलो या 7 किलो भी खा जाते हैं। पूरे माह में हम 1 किलो या 2 किलो ही घी यूज कर पाते हैं, जबकि पानी हम हो सकता है कितने ही लीटर यूज कर लें। तो हर स्थिति में हमको सूचकांक में भार देते समय भी ये ध्यान रखना होगा कि जो वस्तुएं ज्यादा प्रयोग में ली जाती है उनको अधिक भार दिया जाए, और जो वस्तु कम प्रयोग में ली जाती है उसको कम भार दिया जाए। तो इसमें भी इसके अलावा देखिए भार देते समय भार को स्थिर रखना है या परिवर्तनशील रखना है। इसके अलावा भार जो है वो आपका स्पष्ट होना चाहिए। भारांकन विधि, किस विधि से आप भारांकन कर रहे हैं उसमें भी उसको ध्यान में रखना चाहिए स्थिरता की दृष्टि से। तो कहने का तात्पर्य है कि सूचकांक को बनाते समय इन सारी चीजों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम अगर सूचकांक बनाएंगे तो वो हमारा जो सूचकांक है वो वास्तविकता के बहुत अधिक निकट होगा। ये हम इसमें बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सामान्य रूप से
इतना ही पर्याप्त है। अगर हमारे यहाँ कोई प्रश्न आ जाता है कि सूचकांक को बनाते समय सामान्य रूप से कोई रखी जाने वाली 2 सावधानियों को बताइए, ऐसा शॉर्ट आंसर में आ सकता है। या अगर आपसे टिप्पणी के रूप में पूछ लिया गया कि सूचकांक बनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ ये डिस्क्रिप्शन पर्याप्त होगा। आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूचकांक बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। थैंक यू।